नमस्कार, आपका स्वागत है डेली लॉ फर्म में। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, जो दत्तक ग्रहण से संबंधित कानून की बारीकियों को बहुत स्पष्ट तरीके से सामने लाता है। ये मामला है राजू बनाम कालन कनाडे, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंदौर बेंच ने एक ऐसा फैसला दिया जिसने दत्तक ग्रहण की वैधता, कानूनी आवश्यकताओं और साक्ष्यों के महत्व को नई दिशा दी। आज के इस विस्तृत संवाद में हम इस पूरे निर्णय को कहानी की तरह सरल भाषा में समझेंगे, ताकि आम जनता से लेकर कानून पढ़ने वाले विद्यार्थी तक सभी इसकी गहराई समझ सकें। यह निर्णय वास्तव में इसलिए भी खास है क्योंकि भारत में दत्तक ग्रहण से जुड़े विवाद तेजी से बढ़ रहे हैं। कई बार लोग बिना जरूरी रस्में पूरी किए, बिना पत्नी की सहमति लिए और बिना सही कानूनी प्रक्रिया अपनाए दत्तक ग्रहण का दावा कर देते हैं। इसी वजह से इस निर्णय की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। यह मामला ये दिखाता है कि अदालतें ऐसे दावों की सत्यता की जांच कितनी गंभीरता से करती हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस विवाद की पृष्ठभूमि। कहानी शुरू होती है कालन कनाडे नाम की एक वृद्ध महिला से, जिनका एक छोटा सा मकान था। ये मकान उनके दिवंगत पति तुकाराम की मेहनत से बना था। पति के निधन के बाद वे अकेले घर में रहती थीं। इसी दौरान राजू नाम का युवक उनके घर में रहने लगा। राजू का दावा था कि उसे कालनबाई और तुकाराम ने बचपन में ही दत्तक लिया था, लेकिन कालन कनाडे ने इसे पूरी तरह नकार दिया। उन्होंने कहा, राजू हमारे साथ रहा जरूर, पर वो दत्तक पुत्र कभी नहीं था। यहाँ से विवाद की शुरुआत होती है। राजू ने कोर्ट में कहा कि उसे लगभग 6-7 वर्ष की उम्र में कस्टमरी रीतियों से दत्तक लिया गया था और बाद में 2006 में एक रजिस्टर्ड अडॉप्शन डीड बनाई गई थी। दूसरी तरफ कालन कनाडे का कहना था कि ये सब झूठ है, ना तो कोई दत्तक ग्रहण हुआ और ना ही उन्होंने किसी कागज पर सहमति दी। कोर्ट के सामने सवाल था, क्या राजू वाकई दत्तक पुत्र है? क्या अडॉप्शन डीड मान्य है? क्या राजू को घर में रहने और संपत्ति का दावा करने का अधिकार है, या यह सब एक बनावटी दावा है? अब बात करते हैं कानून की। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 यानी HAMA के सेक्शन 7 के अनुसार कोई भी हिंदू पुरुष तभी दत्तक ले सकता है जब उसकी पत्नी की स्पष्ट सहमति हो। पत्नी जीवित हो और उसकी सहमति न हो तो दत्तक ग्रहण अवैध माना जाता है। सेक्शन 11 में एक और अनिवार्य शर्त है, देने लेने की रस्म, यानी बच्चा वास्तव में प्राकृतिक माता पिता के हाथों से दत्तक माता पिता को सौंपा जाए। यही रस्म दत्तक ग्रहण का हृदय मानी जाती है। अब सवाल ये है, क्या राजू इस रस्म का सबूत दे पाया? कोर्ट ने पाया कि नहीं। राजू ने ना तो कोई गवाह लाया जो रस्मों का पुख्ता वर्णन कर सके, ना कोई फोटो, ना कोई दस्तावेज, ना कोई धार्मिक प्रमाण। राजू ने DW3 नाम के एक गवाह को प्रस्तुत किया, जिसने दावा किया कि उसने दत्तक ग्रहण की रस्म देखी थी, लेकिन उसकी गवाही विरोधाभासों से भरी हुई थी और अदालत ने उसे अविश्वसनीय माना। इस कारण दत्तक ग्रहण की रस्म बिल्कुल भी सिद्ध नहीं हो सकी। अब बात करते हैं 2006 के रजिस्टर्ड एडॉप्शन डीड पर। ये दस्तावेज राजू की सबसे बड़ी उम्मीद था, लेकिन कोर्ट ने पाया कि ये डीड भी राजू के पक्ष में नहीं जाती। डीड में लिखा है कि आज दिनांक 4/7/2006 को दत्तक ग्रहण किया जा रहा है, यानी ये दत्तक ग्रहण उसी दिन हुआ जबकि राजू ये दावा कर रहा था कि उसे बचपन में दत्तक लिया गया था। यहाँ पहला विरोधाभास पैदा होता है। दूसरा, कालनबाई यानी पत्नी की सहमति इस डीड में नहीं थी। ये अकेला तथ्य ही दत्तक ग्रहण को अवैध साबित करने के लिए पर्याप्त है। अदालत ने इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य नोट किया। उस समय राजू की उम्र लगभग 22 वर्ष थी। वयस्क व्यक्ति को भी दत्तक लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सहमति, रस्में और दस्तावेज तीनों का बिल्कुल सटीक होना आवश्यक होता है। यहाँ सहमति नहीं थी, रस्में सिद्ध नहीं थी और दस्तावेज विरोधाभासी था। इसलिए अदालत ने स्वीकार किया कि यह डीड एक औपचारिक कागज मात्र है, दत्तक ग्रहण का वास्तविक प्रमाण नहीं। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के कई चर्चित फैसलों का भी हवाला दिया गया, जैसे किशोरीलाल, लक्ष्मण सिंह कोठारी, घीसालाल और राहसा पंडियानी केस। हर फैसले में कोर्ट ने कहा कि दत्तक ग्रहण एक संविधिक प्रक्रिया है जो प्राकृतिक उत्तराधिकार के क्रम को पूरी तरह बदल देती है। इसलिए दत्तक ग्रहण का दावा संदेह से परे साबित होना चाहिए। अदालत ने कहा कि दत्तक ग्रहण के झूठे दावे अक्सर संपत्ति हथियाने के लिए किए जाते हैं, इसलिए अदालतें अत्यधिक सतर्क रहती हैं। अदालत ने राजू के दावे में कई संदेह पाए। पहला, यदि बचपन में दत्तक लिया गया था तो फिर 2006 वाली डीड क्यों? दूसरा, डीड में बचपन का कोई उल्लेख क्यों नहीं? तीसरा, पत्नी की सहमति क्यों नहीं ली गई? चौथा, रस्मों का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण क्यों नहीं? पांचवां, गवाह कमजोर और विरोधाभासी। छठा, दस्तावेज दत्तक ग्रहण के बाद के,
ये सभी संदेह इतने गंभीर थे कि अदालत को दत्तक ग्रहण पूरी तरह अविश्वसनीय लगा। अब बात करते हैं काउंटर क्लेम की, जिसमें राजू ने कहा कि निचली अदालतों ने उसकी दलीलें नहीं सुनी, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कहा कि दोनों अदालतों ने उसके काउंटर क्लेम की हर दलील का मूल्यांकन किया था, दस्तावेजों, गवाहों और दत्तक पत्र पर सब पर विचार किया था। इसलिए काउंटर क्लेम पर विचार न करने का आरोप गलत था। अंत में हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं बनाता। इसका मतलब है कि निचली अदालतों के निष्कर्ष तथ्यों और साक्ष्यों के सही मूल्यांकन पर आधारित थे और उनमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं थी। इस आधार पर हाईकोर्ट ने राजू की अपील खारिज कर दी और कालन कनाडे के अधिकारों को बरकरार रखा। ये निर्णय न केवल इस मामले का अंत करता है, बल्कि समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है कि दत्तक ग्रहण केवल एक कागज भर से सिद्ध नहीं होता। इसके लिए वास्तविक रस्में, पत्नी की सहमति और कानून के प्रत्येक प्रावधान का पालन आवश्यक है। इस निर्णय से ये भी सिद्ध होता है कि अदालतें हमेशा संवेदनशील दृष्टिकोण से काम करती हैं और ये सुनिश्चित करती हैं कि कोई कमजोर व्यक्ति गलत कानूनी दावों से नुकसान न उठाए। यदि आप भी पारिवारिक विवाद, दत्तक ग्रहण, संपत्ति विवाद या किसी भी सिविल क्रिमिनल मामले में कानूनी सहायता चाहते हैं, तो डेली लॉ फर्म आपकी सेवा में सदैव उपलब्ध है। हम पूरे भारत में केस हैंडल करते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें www.dellylawfirm.news। धन्यवाद। संपर्क करें, सलाह लें और अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए डेली लॉ फर्म से जुड़े रहें।